ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯੂਐਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 11:10 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ radioindia.ca। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045929191 6045929191। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲ ਜੋ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਓਮਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ। ਓਮਿੰਦਰਾ जी, प्रोग्राम जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। सुखजीत जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को महेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। तो ये साल जो गुजरने वाला ही है, एक दिन शायद बाकी है, तो ये साल जो था इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूज हेडलाइंस थे। और ये न्यूज हेडलाइंस जो थे वो कोरोना वायरस पेंडेमिक से लेकर नेचुरल डिजास्टर्स से लेकर हमारे जो दो माइकल्स जो दोनों जो चाइना में बंदी बने थे और फिर उनको छोड़ा गया, उस बारे में हम बातचीत करेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुखजीत जी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज इस साल 2021 में थी, वो न्यूज थी मैस वैक्सीनेशन जो कनाडा में शुरू हुई इस साल के शुरुआत में, 2021 के शुरुआत में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शुरुआत में कनाडा के पास उतना ज्यादा वैक्सीन्स नहीं थे, क्योंकि कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट बनाया था कि जो चाइना की वैक्सीन है वो दोनों चाइना और कनाडा मिलकर डेवलप करेंगे और चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और कनाडा को प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब वैक्सीन तैयार हो गया तो चाइना कनाडा को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं देंगे। उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। तो फिर जो कनाडा के सरकार है, जस्टिन ट्रूडो के सरकार को स्क्रैम्बल करना पड़ा, इधर उधर जाकर वैक्सीन ढूंढना पड़ा और अमेरिका के दो कंपनियां फाइजा और मोडेना के साथ और एस्ट्राजेनेका जो इंग्लैंड की कंपनी है उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन उनको और ज्यादा पैसे देने पड़े वैक्सीन के लिए, क्योंकि आखिरी में कनाडा की सरकार ने इन कंपनियों के पास आई थी और देशों ने इन कंपनियों के साथ पहले से एग्रीमेंट बना ली थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो तो चाइना के इंतजार कर रहे थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। लेकिन वैक्सीन आया जरूर और फरवरी के शुरुआत से लेकर हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज है, सभी जगह पर वैक्सीन आ गए और लोगों को वैक्सीन मिलने लगे। और जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, फ्रंट लाइंस में काम करते हैं और जो केयर होम्स में जो पेशेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं और जो काम करते हैं, उन लोगों को प्रायोराइज किया गया, उनको पहले वैक्सीन दिया गया। साथ साथ में उम्र के हिसाब से लोगों को वैक्सीन प्रदान किया गया और अभी भी प्रदान किया जा रहा है। और सरकार का कहना है कि अभी तक कम से कम 84% लोग ब्रिटिश कोलंबिया में पूरी तरह से कनाडा में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो ये जो मैस वैक्सीनेशन शुरू हुई इस साल के शुरुआत में, वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज इस साल थी सुखजीत जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਓਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਕ੍ਰੀਕ ਬਲੌਕੇਡਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी, जो फेरी क्रीक है वो वैंकूवर आइलैंड के साउथ वेस्टर्न इलाके में है और यहाँ पर ओल्ड ग्रोथ ट्रीज है। ओल्ड ग्रोथ के मतलब है जो पुराने पेड़ हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट है, पुराने पेड़ है। इनकी उम्र होगी शायद 100-200 साल,
कुछ पेड़ तो शायद 300 साल पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ हैं। और जो कंपनियाँ हैं इन पेड़ों को हार्वेस्ट करके, इनको काट के इनके लकड़ी को वे हार्वेस्ट करके प्रोसेस करके बेचते हैं, और जो प्रोविंशियल सरकार उनको लाइसेंस देती है। तो जो फेरी क्रीक इलाका है वहाँ पे जिस कंपनी को लाइसेंस मिला वो सरी की एक कंपनी है, और वे वहाँ पे पेड़ों को हार्वेस्ट कर रही थी, पेड़ों को काट रही थी। लेकिन ये कंपनी जो टील जोन्स ग्रुप है, उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लगे, फेरी क्रीक पर जाकर वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे। कंपनी ने कोर्ट से, बीसी सुप्रीम कोर्ट से एक इंजंक्शन लिया, एक ऑर्डर लिया कि लोग वहां पर आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और उनके काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। इस इंजंक्शन को लेकर आरसीएमपी ने जो प्रोटेस्टर्स है, एक्टिविस्ट है, उनको रोकने लगे और उनको गिरफ्तार करने लगे। और अप्रैल पहला तारीख से लेकर मिड मई तक, मई के मध्य तक शायद 1100 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, चार्ज भी किया गया। और कई बार तो आरसीएमपी ऑफिसर्स और प्रोटेस्टर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे, और अगस्त 26 तक ये प्रोटेस्ट चलती रही। और बाद में पुलिस ने इस ग्रुप को वहां से जबरदस्ती हटा दिया। ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, सुखजीत जी, सभी देश के पास उनके इतिहास में कुछ ऐसी इंसिडेंट होती है जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही सैड है और बहुत ही शॉकिंग भी है। और हमारे कनाडा के हिस्ट्री में ये रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है वो बहुत ही दर्दनाक चपटा हमारी इतिहास की है। और रेसिडेंशियल स्कूल्स जो थे वो ज्यादातर क्रिश्चियन सोसाइटीज, ज्यादातर कैथलिक सोसाइटीज द्वारा चलाए जाते थे। और इन स्कूल्स में जो हमारे फर्स्ट नेशंस के लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनके बच्चों को वहां पर जबरदस्ती लाकर रखा जाता था बोर्डिंग स्कूल पर, और उन्हें पढ़ाया जाता था। और उस समय कई लोग कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये रेसिडेंशियल स्कूल्स में जानने नहीं चाहते हैं। वे अपने घर, अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं और अपने कल्चर ट्रेडिशन को सीखना चाहते हैं। और ऐसा भी बतलाया जाता है कि यहाँ पर इन लोगों को, इन बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, और इनमें से कई बच्चे मौत के भी शिकार हो गए। तो मई 27 को कैमलूप्स इलाके के एक फर्स्ट नेशंस ग्रुप ने ये कहा कि उनकी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ये पता चला है, एक सर्वे किया उन्होंने और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार इस्तेमाल करके उन्होंने कैमलूप्स इलाके में जो एक रेसिडेंशियल स्कूल है उनके आसपास के जमीन पे उन्होंने एक सर्वे किया, और जिससे उन्हें ये पता चला कि 215 बच्चों की लाश वहां पर दफनाई गई है। और वहां पर कोई निशान नहीं, कोई निशाना नहीं, कुछ नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं, कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया कि यहाँ पर 215 बच्चे दफनाए गए। इस को सुनकर, इस रिपोर्ट को सुनकर लोग बहुत ही अपसेट हुए। और फिर बाद में ये जो फर्स्ट नेशंस ग्रुप है उन्होंने कहा कि यहाँ पे 215 नहीं लेकिन 200 बच्चे यहाँ पे दफनाए गए हैं, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं और उनकी कोई रिकॉर्ड भी नहीं। सो इस इशू को लेकर एक बहुत ही इमोशनल इशू था, बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। और कनाडा के जो फ्लैग है वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हुक्म दिया कि कनाडा के जो फ्लैग्स हैं वो हाफ मास्ट पे कर दी जाए, आधे मास्ट पे फ्लाई हो वो फ्लैग्स, कैनेडियन फ्लैग्स। और इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग कनाडा, राइट अक्रॉस कनाडा और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर उन्होंने बाद में प्रे किया, क्या एक इकट्ठा होकर बच्चों के लिए उन्होंने प्रे की। और जो फर्स्ट नेशंस ग्रुप है उनका ये कहना है कि और भी कई ऐसी जगह है जहां पर बच्चों को सीक्रेटली दफनाया गया है। ਜੀ ਓਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ हाँ ਇਹ जी, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ जरूर। ਕਰੇਗਾ। ਜੀ, ਤੇ हाँ जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੇਟ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਅਟੈਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ खत्म कर ਦਿੱਤਾ। यस, हाँ जी। और ये जो घटना हुआ है ये लंदन ओंटारियो में हुआ है। लंदन एक छोटा-सा शहर है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो है और यहाँ पर एक परिवार के 3 पीढ़ी 3 जनरेशन के लोग सफ़र कर रहे थे, चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, जबकि पीछे से एक ट्रक जानबूझकर आकर उनको कुचल दिया और इससे इस फैमिली के जो उनके बेटी थी यमुना अफ़ज़ल 15 साल के, उनकी माताजी मदीहा सलमान 44 इयर्स के, उनके ग्रैंडमदर तलत अफ़ज़ल 74 इयर्स के और उनके फादर पिताजी सलमान अफ़ज़ल 46 इयर्स के सभी मौत के शिकार हो गए। केवल उनका एक बेटा 9 वर्षीय फैयाज़ ही बचा और पुलिस का कहना है कि ये तो 3 जनरेशन 3 पीढ़ियों की जो मौत हुई है, इससे सारे देश में शौक सा फैल गया है और पुलिस का कहना है कि जो इस ट्रक का ड्राइवर ने जानबूझकर इन लोगों के ऊपर गाड़ी चलाई है और उनके खिलाफ हेट क्राइम के चार्जेस लगाए गए हैं और लंदन मुस्लिम मॉस्क पे एक ट्रिब्यूट मीटिंग की गई जून 8 तारीख को और यहाँ पर कई लोग आए और उन्होंने कहा कि इस न्यूज़ को सुनकर इस इंसिडेंट को देखकर उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगा, शॉक लगा है। वो ये सोच नहीं सकते थे कि कनाडा में इस तरह का कुछ हो भी सकता है और फिर एक पब्लिक फ्यूनरल इनके लिए जून 13 तारीख को इनकी पब्लिक फ्यूनरल हुई और कई लोग इसमें शामिल हुए जिसमें हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल थे और पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਵ ਫਿਲਿਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ साल रहा। हाँ जी, और ये जो वाइल्ड फायर्स थे वो उस समय वाइल्ड फायर्स सारे कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूनाइटेड स्टेट्स के कई स्टेट्स में भी वाइल्ड फायर्स के रिपोर्ट्स आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। समा के दौरान बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और ऐसा हुआ कि जून 28 को एक पूरा शहर, लीटन शहर जल के राख हो गया। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उस समय यानी कि जून 28 को टेम्परेचर जो लीटन इलाके में था वो 45 डिग्री सेल्सियस था और और उस हफ्ते के अंत तक टेम्परेचर वहां पर 49.6 डिग्री सेल्सियस हो गया जिससे कि आग फैलता ही गया और सारा शहर जलकर राख हो गया। पूरा शहर, एक भी बिल्डिंग नहीं बचा, सभी जल के राख हो गया। और इसी तरह की आग ना तो केवल लीटन में लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के और भी कई इलाकों में आग लगी थी। और हम जो यहाँ मेट्रो वैंकूवर में रह रहे हैं, हमारे जो सारा आसमान धुएं से काला हो गया था और हमें मालूम था कि आग के कारण ये धुआं इस तरह से फैल रहा है। ना केवल इंटीरियर BC से धुएं उड़ के इधर आ रहे थे लेकिन अमेरिका में भी कई जगह पर, यूनाइटेड स्टेट्स में, ओरेगन में, वाशिंगटन स्टेट में, कैलिफोर्निया में आग लगी थी, वहां से भी उस आग के भी धुएं इधर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक दुनिया शायद अंत होने वाला है। सभी जगह पर आग ही आग थी, सभी शहर में, सभी जगह, सभी शहर के बाहर आग लग रही थी। सभी जहां कहीं पर भी पेड़ हो, फॉरेस्ट्री थी, आग लगी हुई थी। कैलिफोर्निया में, ओरेगन में, वाशिंगटन स्टेट में, आइडाहो में और यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा में तथा और भी प्रोविंसेस में। ਜੀ ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਸੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ,
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਜੋ ਮੈਡਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ। हाँ जी। और ये जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुई, ये समर ओलंपिक्स, इसको 2020 टोक्यो ओलंपिक्स कहा जाता है। हालांकि ये ओलंपिक गेम्स इस साल यानी कि 2021 में हुई, वो इसलिए क्योंकि पेंडेमिक के कारण 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स नहीं हुई, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। एक साल बाद 2021 में ओलंपिक्स टोक्यो में हुई, लेकिन फिर भी ये समर ओलंपिक को 2020 टोक्यो ओलंपिक्स कहा जाता है। और ये कनाडा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कनाडा की महिलाएं ने बहुत खूब किया, बहुत ज्यादा मेडल्स जीते। और कनाडा के जो पहला 13 मेडल्स था, पहला 13 मेडल, फर्स्ट 13 मेडल्स वे ऑल वन बाय वुमेन, सभी महिलाओं ने ही कनाडा के मेडल्स जीते। और कनाडा के 24 मेडल्स में से 18 मेडल्स जो है वो महिलाओं, कैनेडियन महिलाओं द्वारा जीता गया। और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ साथ में कनाडा के जो सोका टीम है, कनाडा नेशनल, कनाडा वुमेन्स नेशनल टीम, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इस गोल्ड मेडल जीतने से पहले सेमीफाइनल में कनाडा की टीम ने अमेरिका के पावरफुल ताकतवर सोका टीम को हराया और फिर गोल्ड मेडल जीता। इससे कनाडा की सारे कनाडा के जो वुमेन्स सोका टीम है, सारी दुनिया उनके नाम जान गई कि कितनी अच्छी सोका टीम कैनेडियन वुमेन्स नेशनल सोका टीम है जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਵਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ आना, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हम्म। हाँ जी। और ये कई लोगों का ये कहना है कि पेंडेमिक के दौरान इलेक्शन नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हमारे फेडरल लिबरल सरकार है, उन्होंने इस साल सितंबर 20 तारीख को इलेक्शन करवाया और पार्लियामेंट को वे रद्द करके इलेक्शन करवाया। जबकि अभी केवल इलेक्शन, पिछले इलेक्शन हुए 2019 से लेकर अभी केवल 2 ही साल हुए थे। इलेक्शन ज्यादातर 4 या 5 साल में होता है, लेकिन 2 ही साल में जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन कराए। और उन्होंने ये कहा कि उन्हें मेजोरिटी चाहिए, जिससे कि उनकी माइनॉरिटी सरकार मेजोरिटी सरकार में बदल जाए। लेकिन 36 डेज की कैंपेन हुई, $601 मिलियन इस इलेक्शन पे खर्च किया गया फेडरल सरकार द्वारा, जो पार्टीज द्वारा तो अलग ही कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए। लेकिन अंत में सितंबर 20 के इलेक्शन के बाद जो नतीजा था वो वही हुआ जैसे पहले था, यानी कि लिबरल पार्टी की माइनॉरिटी सरकार चल रही है। और जो जस्टिन ट्रूडो है वो पहले भी माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि उनकी मेजोरिटी नहीं पार्लियामेंट में, अगर उन्हें पार्लियामेंट में कुछ कराना, वो कराना चाहते हैं, कोई लेजिस्लेशन पास कराना चाहते हैं, कोई मोशन पास कराना चाहते हैं, तो उन्हें ऑपोजिशन पार्टियों से मदद लेना पड़ता है। वो खुद ही जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो उनका अभी भी माइनॉरिटी सरकार है। तो कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि इलेक्शन किया क्यों, 2 साल के अंदर इलेक्शन किया, $601 मिलियन खर्च किया, लेकिन कुछ बदला नहीं। पहले भी आप माइनॉरिटी सरकार थे, अभी भी आप माइनॉरिटी सरकार हो। साथ साथ में और भी प्रोविंसेस और टेरिटरीज, कई टेरिटरीज और प्रोविंसेस में भी इलेक्शन हुए, जिनमें शामिल है न्यू फिनलैंड और लेब्राडोर। उन्होंने भी जनरल इलेक्शन किया और वहां पर भी एक प्रोविंशियल लिबरल पार्टी की मेजोरिटी जीत हुई मार्च 27 को। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। हम्म। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂਗ ਵੰਜ਼ੋ ਤੇ ਮਾਈਕਲਸ ਦੀ, हाँ जी। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। हाँ जी। वो इसलिए ये एक मैंग और माइकल्स इसको कहा जाता है। मैंग और माइकल्स का जो ये
घटनाएँ ये बिल्कुल एक चेस गेम की तरह है, या कोई आप डिप्लोमेटिक मूवी भी कह सकते हो इसको। और सितंबर 24 तारीख को मेंग वेंगज़ोउ, जो हुआवेई चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है, उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और उनके पिताजी इस कंपनी के मालिक हैं। और उनको अ, के वैंकूवर एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया था, इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने उनके खिलाफ एक वारंट निकाला था। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का कहना है कि मैंग वेंगज़ो ने गैर कानूनी से ईरान से कुछ ईरान से प्रोडक्ट्स बेचे थे, जो उन्हें नहीं बेचना चाहिए था, क्योंकि ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन मैंग वेइज़ो ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी उनके खिलाफ एक्सट्रेडिशन के केस वैंकूवर में चल रही थी। उनकी कई लॉयर्स थे, महंगे-महंगे लॉयर्स थे। उनकी वैंकूवर में 2 बहुत ही बड़ी शानदार घर है। उस घर में वो रह रही थी, जेल में नहीं थी, घर में रह रही थी। और जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, तो उधर चाइना में 2 कैनेडियंस को गिरफ्तार कर लिया गया। और वे थे कैनेडियंस माइकल स्पेवा और माइकल कोविंग, जो दोनों चाइना में रह रहे थे, चाइना में काम कर रहे थे। और चाइनीज सरकार ने इन दोनों के ऊपर झूठ के ये आरोप लगा दिया कि ये दोनों स्पाइस हैं, ये कनाडा के लिए चाइना में स्पाई कर रहे हैं। और दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक, इस साल के सितंबर 25 तक, यानी कि 2-3 साल तक, ये जो इंसिडेंट है, ये डिप्लोमेटिक ड्रामा वो चलता रहा। आखिर में सितंबर 25 को कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच एग्रीमेंट के बाद मैंग वेइज़ो को रिहा कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। जब उन्होंने अमेरिका के कुछ जो कंडीशंस है उनको माना, तो उन्हें छोड़ दिया गया। कोई वापस चाइना चली गई। और फिर 1-2 दिन बाद चाइना ने जो कैनेडियंस, 2 कैनेडियंस थे, दोनों माइकल माइकल स्पेवो और माइकल कोवरिक, दोनों को छोड़ दिया और वे वापस आ गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा का पॉलिटिकल ड्रामा था, और कनाडा बीच में फंसा था, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट है। अगर अमेरिका किसी को कनाडा में गिरफ्तार करना चाहे, वो वारंट निकाल सकते हैं, और कैनेडियन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और बाद में अमेरिका भेज देती। अगर कनाडा किसी को अमेरिका में गिरफ्तार करना चाहे, तो इसी तरह कनाडा भी अमेरिका से रिक्वेस्ट कर सकता है, और अमेरिका उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कनाडा भेज सकता है। तो इधर एक तरफ था अमेरिका और कनाडा के बीच ये जो लीगल एग्रीमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरी तरफ है कनाडा और चाइना की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। इस इंसिडेंट के दौरान कनाडा और चाइना के जो रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल बर्बाद ही हो गया। लेकिन जो कैनेडियन सरकार है, उनका कहना है कि जो हमारी जस्टिस सिस्टम है, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। हम एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक नेशन है, और हमारा सिस्टम कुछ अलग है। और प्राइम मिनिस्टर तथा सरकार कोर्ट को हुक्म नहीं दे सकती कि किसी भी व्यक्ति को वो छोड़ दे, या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस शुरू कर सके। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੀ हम्म, ਇਕੁਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ आया ਸੀ। हाँ जी। हाँ जी, इक्विलेट के बीच ये जो वाटर क्राइसिस है, वो अक्टूबर 12 तारीख को कुछ कंसर्न्स फैलाए गए कि फ्यूल कंटेमिनेशन के कारण इक्विलेट में जो पानी है, वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ जा सकता। वहाँ के जो टैप वाटर है, उन्हें पिया नहीं जा सकता, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, या ड्रिंकिंग के लिए। क्योंकि अ, ये भय थी, ये शक थी कि वहाँ के जो टैप वाटर है, उसमें फ्यूल कंटेमिनेशन है, यानी कि गैस या फ्यूल किसी तरह से पानी में मिल गया है। तो लोगों को बताया गया कि पानी इस्तेमाल नहीं करो, और उनको वाटर पोर्टेबल वाटर सप्लाई किया जा रहा था टैंकों द्वारा। और ये जो इशू था, ये 2 महीने तक चलता रहा। और ये शहर, यहाँ पर कोई 8,000 लोग रह रहे हैं, और इनको इवेंचुअली इनको पता चला कि अंडरग्राउंड फ्यूल स्पिल से
ये इनके जो पानी है, वो टैप वाटर है, वो कंटामिनेट हो गया था। और फिर बाद में उन्हें सरकार द्वारा जो बॉटल्ड वाटर तथा टैंक और कंटेनर वाटर सप्लाई किया गया, जब तक कि ये यहाँ के जो टैप वाटर सिस्टम है उसको फिर से सुधार के साफ नहीं कर दिया गया, तब तक उस सिटी के जितने भी नागरिक हैं, सभी को पोर्टेबल वाटर सप्लाई किया जा रहा था। ਹਾਂਜੀ ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰट्स स्पोर्ट्स ਤੇ एंटरटेनमेंट ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ। हाँ जी, ये इश्यू ये है कि इस दौरान क्योंकि पैंडेमिक कोरोना वायरस तेजी से फैल रही थी, केसेस शुरुआत के साल के शुरुआत में केसेस फैल रही थी, केस नंबर्स ऊपर जा रहे थे, तो जितनी हमारी गेम्स थी, स्पोर्ट्स थी, आर्ट्स थी, एंटरटेनमेंट सभी रुकी हुई थी। ये कितनी स्पोर्ट्स गेम्स जो हो भी रहे थे, उनको रिड्यूस कर दिया गया, उनका पूरे गेम्स की जगह आधे गेम्स खेले गए। जैसे बेसबॉल में केवल 60 गेम्स, बेसबॉल में 120 गेम्स खेले जाते हैं हर साल, लेकिन केवल 60 गेम्स खेले गए। और भी जो खेलते हैं एनएचएल, एनएफएल, सब में बहुत कम खेल खेले गए। और जो व्यूअर्स थे, यानी कि पब्लिक जो जाकर गेम्स देखते थे, उन्हें रोक दिया गया था कि वो जाकर गेम नहीं देख सकते थे। तो प्लेयर्स गेम खेल रहे थे, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो आउटसाइड हो या अरीना में हो, वो खेल खेल रहे थे, लेकिन उन्हें देखने वाला वहाँ कोई नहीं था, केवल उनके कोचेस थे और उनके टीममेट्स थे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन था इस दौरान। लेकिन जैसे-जैसे साल बढ़ता गया और एक समय के बाद जैसे फिर से आई, तो जो केस नंबर्स है कोरोना वायरस के, वो कम होने लगे और गेम्स एक बार फिर से शुरू हो गए। लोग एक बार फिर से जाकर गेम्स देखने लगे और अ, ऐसा लगता था कि एक बार फिर हम शायद उसी जगह पे लौट आए, जैसे जहाँ पर हम पहले थे 2019 में। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि एक बार फिर से अब लोगों को चेतावनी दी गई है। कई गेम्स अभी भी कैंसल किए गए हैं। एनएचएल का दिसंबर के अंत तक कई और गेम्स कैंसल किए गए हैं, और एनएफएल में, सीएफएल में, और साथ-साथ में एनएचएल में और एनबीए में कई और गेम्स कैंसल किए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस तेजी से फिर फैल रहा है। ਜੀ ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BC ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ हाँ जी। BC ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, हाँ ਇਹ जी। ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ सुर्खियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ जी। हाँ जी, ये तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे आँखों देखा हाल है, क्योंकि ये यही मेट्रो वैंकूवर में, अबोत्सफोर्ड में हुआ, और हम सबको मालूम है कि क्या हुआ, क्यों, क्योंकि हम सब यहीं रह रहे हैं और हमने सब देखा सुना। लेकिन फिर भी जो बीसी में ये फ्लडिंग हुई है, रिपोर्ट्स में ऐसा बतलाया जाता है कि मिड नवंबर में एक एटमॉस्फेरिक रिवर, यानी कि आसमान में दरिया हो या आसमान में नदी हो, मालूम हो कि इस तरह से कुछ हो गया है। इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा रेनफॉल हुआ कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसका एक नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एक एटमॉस्फेरिक रिवर है, यानी कि आसमान में नदी है या आसमान में दरिया, इसीलिए इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा रेन हो रही है। और रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कम से कम 200 मिलीमीटर ऑफ रेन, यानी कि 200 मिलीमीटर की रेन ब्रिटिश कोलंबिया के सदर्न इलाके में 48 आवर्स में, दो दिन के अंदर अंदर 200 मिलीमीटर्स ऑफ रेन हुई, जिसके कारण कई कम्युनिटीज जो हैं वो पानी के नीचे आ गई, फ्लडिंग हो गई, और 17,000 से भी ज्यादा लोगों को वो अपने घर छोड़कर कहीं ऊंची जगह पर जाना पड़ा। और इस रेन के कारण कई जगह पे मड स्लाइड भी हो गए, और इन मड स्लाइड्स में 5 लोगों ने अपनी जान भी खो दी, और 1,000 से ज्यादा लोग स्ट्रेंडेड थे और अपने गाड़ी में फंसे पड़े थे, क्योंकि हाईवेज बंद हो गई थी मडस्लाइड्स के कारण। और ऐसा रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो लोअर मेनलैंड है, जितनी भी उनकी हाईवेज है, हाईवेज कई जगह पर बंद हो गए थे और लोग आ जा नहीं पा रहे थे। और ये एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम थी, और अभी भी पूरी तरह से इस इशू को सुलझाया नहीं गया है। कई लोग अभी भी अपने घर पे नहीं गए पहुंच पाए हैं। और एबर्सफोर्ड के जो सुमस प्रेरी इलाका है, जो पहले एक लेक था, और उस लेक को ड्रेन करके वहां से पानी निकाल के वहां पर
फार्म्स बनाए गए और ऐसा बताया जाता है कि इस फ्लडिंग के बाद ऐसा लगता था कि सुमस प्रेरी एक बार फिर से सुमस प्रेरी से सुमस लेक एक बार फिर से बन गया है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ ਇਸ਼ੂ जी, ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ हाँ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ सरकार ਦੇ ਪ੍ਰति ਕਿਉਂਕਿ हुँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਹੀ नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। उनको पता ही नहीं था और जो सबसे हार्डेस्ट हिट एरियाज थे वो थे एबट्सफोर्ड, मेरिट और प्रिंसटन और यहाँ पे ये सोचने वाली बात तो ये है अ, सुखजीत जी कि ये सरकार के पास यहाँ पे हमारी एक प्रोविंशियल अलर्ट सिस्टम है, लेकिन वो प्रोविंशियल अलर्ट सिस्टम इस्तेमाल करके लोगों को चेतावनी नहीं दी गई। जब बाद में सरकार से पूछा गया क्यों आपने ये जो हमारी अलर्ट वार्निंग सिस्टम है उसको क्यों नहीं यूज़ किया, तो जो हमारे मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी है माइक फ्रांसुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को डराना नहीं चाहते थे। आज जो लोगों को डराना नहीं चाहते थे, चाहे लोग डूब जाए, चाहे लोग लोग अपने घर खो दे, अपने सामान खो दे, लेकिन वे डरे नहीं। इसीलिए हम शायद इसीलिए माइक फ्रांसुआ ने कहा कि हम लोगों को चेतावनी नहीं दिए, अपने जो प्रोविंशियल अलर्ट सिस्टम है उसको हमने यूज़ नहीं किया। ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ हाँ ਇਸੇ जी, ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ हाँ ਜਦੋਂ जी, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ज़रूर। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ऑफ कोर्स, यप, या ये आपने बिल्कुल सही कहा है और ब्रिटिश कोलंबिया के लोगों के ये तकदीर ही खराब है क्योंकि जब इतनी मिस्टेक्स जो सरकार कर रही है उनको सवाल करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि जो ऑपोजिशन लिबरल पार्टी वो बिल्कुल चुपे बैठी है। उनकी कोई लीडर भी है ही नहीं। उनकी लीडरशिप रही से वो फरवरी में कंप्लीट हो गई, जब फरवरी में वो नए लीडर चुनेंगे और अभी तक उनके जितने भी एमएलएज है सब चुप ही चुप बैठे हैं। ज्यादातर ऐसे इस तरह की अगर मिस्टेक कोई सरकार करती है तो अपोजिशन पार्टी लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल करते हैं, प्रेस में स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन लिबरल सरकार लिबरल जो बीसी लिबरल पार्टी है वो कुछ भी नहीं कर रही है। ਜੀ ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਵੈਸੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ हाँ जी। ਤੇ और ये ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਂ ये ਕਰ ਚੱਲਿਆ। हाँ जी। और ओमिक्रॉन ये तेजी से फैल रही नहीं है। ओमिक्रॉन की जो सिम्टम है शायद आपको मालूम हो, जो डेल्टा वेरिएंट की सिम्टम्स थी वो ज्यादातर ये थी कि अगर आप डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित हैं तो आप ये सेंस ऑफ स्मेल जो है वो खो देते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट आपको टेस्ट खो देते हैं आप की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और ओमिक्रॉन का जो सिम्टम है उसका सिम्टम ये है कि वो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो फैल सकता है, तीसरे चौथे व्यक्ति तक फैल सकता है। और अभी आप देखो कि एक दिन कल हमारी जो रिपोर्ट मिली थी डॉक्टर बोनी हेनरी से कि कोई 2400 2500 लोग हमारे इस वेरिएंट से एक दिन में इन्फेक्टेड हुए और दूसरे दिन आज कोई लगभग 5000 लोग 24 आवर्स में इस टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट किए। और इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में ही ये 100% इंक्रीज हो गया। और ये तो केवल वे लोग हैं जो रिकॉर्डेड है, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो सिस्टम है, ब्रिटिश कोलंबिया के सिस्टम के नीचे डॉक्टर बोनी हेनरी का कहना है कि हम केवल 20,000 लोगों को टेस्ट कर सकते हैं रोजाना। तो एक दिन में 5,000 लोगों ने पॉजिटिव टेस्ट दिया और इससे पहले 4,988 एक्चुअली। और इससे पहले
2400 के करीब था, तो ऑल ऑफ अ सडन डबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन ये उतना बतलाया जाता है कि वो ये उतना खतरनाक वेरिएंट नहीं जितना कि डेल्टा था। और एक साइंटिस्ट ने स्टडी करके ये कहा, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तरह उतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो थी वो बहुत आसानी से इंसानों के लंग्स में चले जाते थे, फेफड़े में, लंग्स में जाकर वहां पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोज करते थे। लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती थी, तो वे ब्रीद नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता था और ऑक्सीजन पे रखा जाता था। लेकिन किसी कारणवश म्यूटेशन के बाद ओमिक्रॉन तो तेजी से फैल सकता है, लेकिन वो लोगों के लंग्स में उतने आसानी से पेश नहीं कर कर सकता है। वो वहां पे जाने से लंग्स में नहीं जा सकता, तो इसीलिए लोगों को उतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं। हाँ, उनकी कॉफ होती है, फ्लू होती है, कोल्ड जैसे सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपकी सर्दी है, रेगुलर सर्दी है, या आपको फ्लू है रेगुलर, थोड़ा सा फीवर है, और थोड़ा सा खांसी है, उस तरह के सिम्टम्स हैं। और आप इस सिम्टम्स को घर पे ही रहकर रिकवर कर सकते हैं। घर पे रहकर अपनी डॉक्टर से मेडिकेशन लेकर, उनकी सलाह लेकर आप घर पे ही रहकर रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कई और लोगों का ये भी कहना है कि यही एक कारण है शायद, जो हमारी हॉस्पिटल्स है वो अभी तक ओवरवेल्म नहीं हुए, भरे नहीं है। और लोगों का ये भी कहना है, और डॉक्टर बोनी हेनरी का ये कहना है, कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो केस नंबर से 1 हफ्ते हमेशा पीछे रहता है। तो डॉक्टर बोनी हेनरी ने यह माना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो लोग पीड़ित हैं, उनमें से बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे हॉस्पिटल अभी तक तो फुल फुल के डबल फुल हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर बोनी हेनरी ने कहा कि उनकी ये आशा कि इसी तरह अगर ओमिक्रॉन फैलते रहे, लेकिन लोग इतने बीमार नहीं हो कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो शायद हम आ, ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन में बहुत ही खराबियां हैं, बहुत ही डेंजरस है, लेकिन उतना डेंजरस भी नहीं कि लोग इतना ज्यादा बीमार हो जाए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। ਜੀ ਉਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ हम्म। ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 2021 ਨੂੰ ਜੀ 2021 तो क्या, अब हम 2022 की तरफ देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 2021 जो साल था, इसमें कितनी चैलेंजेस थी। कि सबसे पहले जो साल शुरू हुआ तो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा था तेजी से, यहाँ पे हम वैक्सीनेशन में व्यस्त थे। फिर उसके बाद जैसे ही समय आया तो यहाँ पर सभी जगह आग ही आग थी, सभी जगह पर आग ही आग थी। और फिर उसके बाद जैसे ही फॉल शुरू हुई तो फ्लडिंग शुरू हो गई। फ्लडिंग जैसे फ्लडिंग खत्म हुई तो साथ स्नो स्टॉर्म्स आने लगे, यहाँ पे कई फ्रीजिंग टेम्परेचर्स आने लगे। साथ साथ में ओमिक्रॉन भी आ गया। ओमिक्रॉन आया तो कई लोग नए साल के इंतजार कर रहे थे, पार्टी के इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी नए साल के पार्टीज जो है, सभी पार्टीज कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर बोनी हेनरी का कहना है कि किसी भी तरह की गैदरिंग, किसी भी तरह की पार्टी, किसी भी तरह की गेट टुगेदर पब्लिकली अलाउड नहीं है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग ईयर था। मैं यही कहूंगा कि ये दिस वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग ईयर। ਜੀ बिल्कुल ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ 2022 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨ जरूर। थैंक यू मिंद्रा जी थैंक यू सो मच थैंक यू सुखजीत।